इवनिंग मिस्टर सिन्हा, हाउ आर यू? नमस्कार। कर्नल डॉक्टर राकेश कनवाल साहब, आपका बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करना चाहते हैं कि देश की सबसे बड़ी समस्या है क्या। और मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि आप पूर्ण बहुमत के साथ देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं और 1 साल का टर्म आपको दिया जाता है। तो कौन सी सबसे विकट समस्या है डॉक्टर साहब, आप जो समझते हैं और उसको सॉल्व करना पसंद करेंगे सर? सबसे पहले तो जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मेरा नमन है। और मेरा उनसे अनुरोध है कि वो लाइक, शेयर और ज्वाइन करें हमारे इस चैनल को, जिससे कि ये जागरूकता फैलेगी। जहां तक जो हमारी विकट समस्याएं हैं हमारे देश के ऊपर में, उस इस समय से मेरे हिसाब से सबसे बड़ी जो समस्या है वो एक्सटर्नल फोर्सेस की है। और इसकी जेनेसिस मैं समझता हूं कि कोविड के बाद से ही शुरू हुई, कोविड के समय से ही शुरू हुई है। कोविड में के बाद जितनी भी ये वेस्टर्न कंट्रीज हैं, डेवलप्ड वर्ल्ड है, इनकी ग्रोथ एकदम से बहुत कम हो गई, बहुत जबरदस्त गिरी है। जो बेस्ट ग्रोथ इस समय है वो 2% चल रही है, और बहुत सी कंट्रीज तो हैं जो कि नेगेटिव में उनकी ग्रोथ पहुंच गई है। सिर्फ एक हमारा ही कंट्री है जिसकी ग्रोथ रेट अनचेंज्ड है, बल्कि बढ़ती जा चली जा रही है। तो अब पूरे जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं या पूरे वर्ल्ड को जो है, उन्हें पता है कि अपने ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए उनको अपना ट्रेड बढ़ाना पड़ेगा। और वो सब हमारे हमारे कंट्री के ऊपर में डिपेंडेंट है। तो वो नहीं चाहते कि हमारी कंट्री एक ऑल्टरनेटिव सुपर पावर बन के सामने आए। तो आपने देखा ही है रिसेंट इयर्स में क्या हुआ है। और उसमें उन्होंने बहुत कोशिश की है, टूल किट्स और ये जो हमारे देश में जो गद्दार बैठे हैं उनके थ्रू उन्होंने जो हमारे इलेक्शंस हुए थे उसमें सबवर्ट करने की कोशिश की। और आपको विश्वास नहीं होगा कि जो हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी वो ये थी कि इस कंट्री में जैसे ही बीजेपी हारेगी उस समय इस समय बहुत बड़ा क्योस होने वाला था। दंगे, फसाद, अराजकता, इसके लिए पूरे उन्होंने टूल किट ने पूरा तैयारी करके बैठे हुए थे। ये तो लकीली मोदी जी ने टेक ओवर करके दोबारा प्रधानमंत्री बन गए हैं। और उसी के साथ साथ ही ये सब चेंजेस आए हैं। और उसी समय से मैं मोदी जी की तारीफ करूंगा कि उन्होंने धीरे धीरे ये जो रूट कॉजेज हैं, इन सारे रूट कॉजेज को टैकल करना शुरू किया है। तो सबसे पहले जो है, जितने भी हमारे इंटरनल थ्रेट्स हैं, जो इंटरनल गद्दार हैं, उनको न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है। पहला तो ये है। और उसमें काफी कोशिश चल रही है। एक को तो काफी हद तक न्यूट्रलाइज कर दिया गया, जो कि सबसे खतरनाक इंसान था। एक और बैठा हुआ है, उसको भी धीरे धीरे न्यूट्रलाइज किया जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि अब ये जो वक्फ बिल ला रहे हैं, जो मुझे लगता है कि वक्फ बिल के बाद में जब ये पास हो जाएगा, लॉ बन जाएगा, उसके बाद में पूरे देश भर में अराजकता, दंगे फसाद और कंट्री को डिस्टेबलाइज करने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। जिसके लिए कि सबसे पहले हमारे जो गवर्नमेंट को पूरे प्रिकॉशंस लेने होंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस को भी अलार्म करके रहे, उनको पूरा उनको
मुस्तैदी से इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं कि ये कि दंगे ना हो, और इसको करने के लिए अभी टाइम की जरूरत है। तो शायद इसी को ध्यान में रखकर वो वक्फ बिल को उन्होंने नेक्स्ट सेशन के लिए पोस्टपोन कर दिया है, जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा टाइम मिल जाए कि वो अपने सिक्योरिटी इंटरनल सिक्योरिटी को पूरी तरह से दुरुस्त करके रखें। मित्र जयसिंह जाटव साहब ज्वाइन कर चुके हैं, और ये हाँ जी। हमारे डिपार्टमेंट में कुलीग थे और चीफ इंजीनियर भी रहे। तो मैंने आपको आज इसलिए एक्चुअली बुलाया कि जाटव साहब भी काफ़ी गहरी सोच रखते हैं। तो जाटव साहब, हम चर्चा आज कर रहे थे इस बात के बारे में कि मान हम्म। लीजिए कि ऐसी सिचुएशन बन जाए कि आप प्राइम मिनिस्टर हो जाएं देश के लिए पूर्ण बहुमत के साथ। तो हम्म। ऐसा कौन सा काम है जो एक साल के समय में नहीं हो सकता, और जो आप कर सकते हैं उसके बारे में, जिसको आप सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं, उसके बारे में हमें जरा 5 मिनट में बताएं सर। ओवर टू जाटव साहब, प्लीज। देखिए, सबसे पहली जो स्थिति है अपने देश की है वो है इकोनॉमी की है। इकोनॉमी बढ़ नहीं पा रही है। देखिए, जब हम लोग पढ़ते थे कॉलेज के अंदर है तो मतलब प्रोग्रेस करने के लिए दो तरीके से प्रोग्रेस किया जाता है। एक तो है एग्रीकल्चर की तरफ से और दूसरा है इंडस्ट्रीज की तरफ से है। तो एग्रीकल्चर तो इतना प्रॉस्पेरस नहीं कर पाती है, लेकिन फिर भी हम लोगों के देश ने इतना कर लिया है कि हम लोग आत्मनिर्भर हो गए हैं इसमें, एग्रीकल्चर के मामले में है। यानी हमें जो पहले कभी ऑस्ट्रेलिया से या अमेरिका से फूड ग्रेन्स वगैरह आता था, अब उसकी जरूरत नहीं, बल्कि हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है और आय के साधन दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था जो ठप पड़ा हुआ है, और टैक्स का कलेक्शन पब्लिक से लिया जा रहा है जाकर के। जो इस बार जो बजट आया है उसमें थोड़ी सी राहत इन लोगों ने दी है। अब इस राहत से, क्योंकि अब जो देखने में आ रहा था कि जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो प्रॉफिटेबल उसके अंदर नहीं पहुंच पा रही थी, और जब प्रॉफिटेबल उसके हिसाब से नहीं पहुंच पा रही थी तो उनकी जो इनकम थी वो कम होने लग गई थी। और जब उनकी इनकम कम हुई है जाकर के ही है, तो जैसे ही अगर मान लिया हम लोग भी शेयर बाजार में जाते हैं जाकर के ही और वहाँ शेयर्स वगैरह खरीदते हैं, तो हम देखते हैं कि जब कंपनी राइज नहीं कर पा रही तो तुरंत उससे निकल के बाहर होना चालू कर देते हैं। यही हालत हमारे देश की इस समय हुई पड़ी हुई है कि जब कंपनियां ढंग से कम अर्न नहीं कर पा रही हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो निकलना चालू कर दिया उसके अंदर से है। और जब फॉरेन इन्वेस्टर्स निकल रहे हैं तो नेचुरल है कि जो ये शेयर मार्केट जो है कोलैप्स कर जाएगा जाकर के, वही हो रहा है। अब जब इन्होंने थोड़ी बहुत राहत दी है जाकर के, तब ये देखा जाएगा कि वास्तव में क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा जाकर के, और ये पता चलेगा हमें जुलाई में, उससे पहले नहीं पता चलने का है। सर, आप वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, आप किसी ज्वलंत मुद्दे पर बात कर। नहीं, ऐसा तो नहीं है। नहीं नहीं प्रधानमंत्री को तो छोड़ दीजिए कि जाकर के नहीं नहीं प्रधानमंत्री क्या नहीं है क्या नहीं, नहीं। नहीं देखिए, आप इकोनॉमी अगर ऐसे, अगर उस चीज के हिसाब से अगर देखें तो फिर तो भैया सबसे पहले तो हम यही करेंगे जाकर के ही है कि जो इकोनॉमी है उसका तो हमको इकोनॉमिस्ट ही रखना पड़ेगा, वही सुधार सकता है, कोई और नहीं सुधार सकता है। तो सबसे पहले तो हम जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था कि उसने अपनी सारी टीम इकोनॉमिस्ट की रखी थी, तो हम भी ऐसा ही चाहेंगे कि इकोनॉमिस्ट की वो रखी जाए जाकर के, और तब उनके हिसाब से चला जाए जाकर के ही है। तो सर, हमारा थैंक तो सबसे थैंक पहला यू काम थैंक यही यू है। जाटा साहब, मैं आपका परिचय करा दूं। डॉक्टर हम्म। कर्नवाल साहब हैं, कर्नल है आर्मी में, एंड हम्म। वे देशभक्त भी हैं और सभी चारों ओर अपनी नज़र रखते हैं।
डॉक्टर कानवाल साहब, मैं जाटव साहब के बारे में बता दूं कि ये भाई बहन मायावती के बहुत बड़े सपोर्टर हैं और बीजेपी से थोड़ी सी एलर्जी भी रखते हैं। हमने आपको इसलिए इनवाइट किया है कि जो समस्याएं हैं देश की, और स्पेशली मैं ये समझता हूँ कि जाठा साहब, वो समस्या जो सबसे बड़ी है कि जाति पंथ की है, फ्रीबीज की है, आरक्षण की भी है। तो आप ये प्रधानमंत्री बनने के बाद अ, इन बिंदुओं को किस तरह से देश में इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे, पूर्ण ईमानदारी से बताएं सर। ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है देश के लिए सर। कौन, मैं बताऊं? आप ही बताएंगे, उसके बाद डॉक्टर कनवाल साहब उसका ऑपरेशन करेंगे, सर्जरी करेंगे। जी सर। अच्छा, हाँ देखिए, ऐसी बात नहीं है कि मतलब जो रिजर्वेशन चल रहा है उससे फायदा तो हुआ है, और उससे ऐसा नहीं है कि ना फायदा हुआ हो। पहली चीज तो ये है कि जो छुआ रही उस पे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है जाकर के ही है, और वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप जाकर के देखें तो आज भी वहां पे इस चीज का पालन होता है कि ना तो अपने क्षेत्र से निकलने देंगे, ना घोड़ियों पे चढ़ने देंगे, ना ये चीज करने देंगे। तो इसलिए देश को सबसे पहले जरूरत है हम लोगों को उसकी, कि जो जाति व्यवस्था है वो किसी तरह से खत्म हो, सब समान रूप से हो। अब आप हम अपनी हिस्ट्री अगर देखें जाकर के ही, तो हमारी हिस्ट्री यही बताती है कि जिस समय क्या नाम है, हम लोगों का जब देश था वो एक मतलब कोई जातिवाद वगैरह कुछ नहीं था, तो फ्लोरिश करता था पूरी तरह से है। और वर्ल्ड में पहले नंबर पे रहा करती थी, विदेशी आया करते थे, इस जगह व्यापार करते रहते थे। और उन्हीं व्यापार में जब ये बीच रास्ते में कहीं इधर उधर लुट पिट जाते थे, तो इन लोगों ने नए नए क्या नाम है मार्ग वगैरह खोजना चालू कर दिया जाकर के। और इन्हीं खोजों का परिणाम रहा है जाकर के जो कोलंबस यहाँ हिंदुस्तान में आना था वो अमेरिका पहुंच गया जाकर के। डॉक्टर साहब, हिस्ट्री नहीं बताइए, आप प्रधानमंत्री हैं, आप सॉल्यूशन बताइए। एक साल में क्या सोल्यूशन इसका करेंगे तो यही जाति है, व्यवस्था के लिए देखिए सर आप? जी। देखिए, इसको तो रिजर्वेशन को तो हर जगह पे लागू करना पड़ेगा हमारे हिसाब से तो है कब तक और क्यों? भाई, जब तक कि जातिवाद खत्म ना हो जाए। और इसका फर्क ये पड़ जातिवाद कब रहा है कि खत्म होगा भाई? इंटरकास्ट आप मैरिज जब हो तक रही है। जाति बनाए रखेंगे तो जातिवाद कैसे खत्म होगा भाई? नहीं, जब इंटरकास्ट मैरिज चालू होंगे जाकर के इंटरकास्ट मैरिज तो हो रही है भैया, उसमें क्या कमी है? तो इस हिसाब से नहीं हो रहे हैं जिस हिसाब से होनी चाहिए। तो किस हिसाब से ये होना है उसके चाहिए अंदर। बताइए। आप एज प्रधानमंत्री क्या करेंगे? आप कौन सा कानून बनाएंगे या भाई, पुलिस इसके को तो कैसे कानून तो करवाएंगे यही आप? है, हमने देखा जा करके ही है कि देखिए, सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है छोटे गांवों में के अंदर, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में ही है। वो सबसे ज्यादा इस चीज का पालन करते हैं, जातिवाद का है। अगर उन्हें लालच दे दिया जाए जा करके, ये जब फ्री का वो दे रहे हैं, खाने पीने के लिए दिया जा रहा है, तो अगर इसी तरह का लालच उनको दे दिया जाए कि भाई चलिए, अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करते हैं और जिसके अंदर से एक पक्ष उसका होता है, दलित वर्ग का है, तो उनको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए उसी के अंदर है। इसको बढ़ावा देना है जाकर के ही है। और जब ये बढ़ावा मिल जाएगा तो मैं नहीं समझता हूं कि फिर कोई जाति वगैरह के पीछे पड़ेगा जाकर के। आज की तारीख में देखिए कितना हो रहा है, सब जगह पे है। तो हमारा तो यही सोचना है इस चीज के लिए। चलिए डॉक्टर साहब, अब मैं चाहूंगा कि आप एज ए एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर जय सिंह जाटव, आप थोड़ी सी सलाह दीजिए कि किस तरह से ये परिवर्तन जो आप सोचते हैं देश में लाया जाए, जिससे एक देश, एक जाति, एक सनातन और सभी की सोच अच्छी रहे। तो उसका कुछ इंजेक्शन, कोई दवाई दीजिए डॉक्टर साहब, कर्नल साहब, जाटव साहब को। क्योंकि जाटव साहब की जब सोच चेंज होगी तभी ये देश बदलेगा, मेरी सोच ही है सर। कुछ तो हद तक तो मैं जादव साहब का ऐसे एग्री भी करता हूं मैं। अब हजारों सालों से, जब से ये जो चार वर्ण में पूरे सोसाइटी को डिस्क्रिमिनेट कर दिया गया था, तब से यही चल रहा है कि भाई नीच जाति है। मेरे हिसाब से कोई नीच जाति कुछ नहीं था। उन्होंने एक स्पेसिफिकली वो बनाए थे कि ठीक है, जो
विद्वान हैं उन्हें ब्राह्मण कहा जाए, जो लड़ाई वाले हैं उनको हम क्षत्रिय बनाए, जो ये बिजनेस करते हैं उनको वैश्य, और बाकी जो काम होंगे वो शूद्र करेंगे। ये तो सिर्फ एक कैटेगराइजेशन था। अब यही कैटेगराइजेशन में अगर एक सो कॉल्ड एक जो छोटी जाति का इंसान है, अगर वो खूब पढ़ लिख के विद्वान बन जाए तो वो ऑटोमेटिकली ब्राह्मण बन जाता है, ब्राह्मण की कैटेगरी में पहुंच जाएगा। परंतु ये जो हमारा जो डिस्क्रिमिनेशन जो शुरू हुआ, ये कैटेगराइजेशन शुरू हुआ, तो वो सदियों से चलता रहा है, और मेरे हिसाब से ये जातिवाद तो बिल्कुल खत्म नहीं हो पाएगी। आप कुछ भी कर लें, चाहे आप उनको कितने भी फ्रीबीज दे दें, कितने भी इंसेंटिव्स दे दें, जातिवाद नहीं खत्म हो पाएगी। ये तो आप लिख कर रख लें। बहुत कोशिश की गई है, बहुत सी रोज कोई ना कोई अत्याचार होता रहता है, जिनको हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, ओबीसी के ऊपर में, सिर्फ यही जातिवाद की वजह से। ये तो बिल्कुल खत्म नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी। तो उसके लिए तो बस अब जो मेरा जो अपना सोचना है कि ये सारे रिजर्वेशंस वगैरह खत्म कर दिए जाएं, क्योंकि रिजर्वेशंस किस लिए किए गए थे? इनके उत्थान के लिए। कुछ लोगों का उत्थान हो रहा है, पर बाय एंड लार्ज जो चेंजेस नहीं है नजर आए, उनके लोगों के सोचने में, नजरिए में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। तो इसको पूरा खत्म करके, क्योंकि हमें चाहिए कि लोग, कॉम्पिटेंट लोग ही ऊपर आए। ठीक है, हमें जितने भी डाउन ट्रॉडन लोग हैं, बीपीएल के लोग हैं, इनको हम जितना भी कोचिंग दे दें, इनको हम फ्री कोचिंग दे दें, इनको पूरी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज देकर, इनको हम अपग्रेड करके, इनको हम दो अपने जो नॉर्मल पॉपुलेशन के लेवल तक ला सकें, और फिर उसके बाद में कंपटीशन में इनको बैठाया जाए। तो इसीलिए मेरे हिसाब से जातिवाद को ये खत्म करना पड़ेगा, या हमें कास्ट वाइज सब खत्म करना पड़ेगा। जी। एक और दूसरी बात है कि जो अभी जब से ये शुरुआत हुई है, जून 2024 के बाद से, कि लोगों की कुछ मेंटालिटी चेंज हुई है। जैसे ही बात हुई हिंदुइज्म की, कि सब हिंदू हैं, बटेंगे तो कटेंगे, तो इससे लोगों ने काफी हद तक जो जातिवाद को भुला दिया है। लोग आपस में मिलने लगे हैं, दोनों में कंपैटिबिलिटी होने लगी है, दूसरे एक दूसरे को स्वीकार करने लगे हैं। तो हमें इसी के ऊपर में और ध्यान देना चाहिए, जिससे कि सब अपने आप को हिंदू बुलाएं, ना कि किसी जाति से। तो ये थैंक यू। बहुत जरूरी। हाँ, थैंक यू डॉक्टर कर्नवाल साहब। अब मैं जाटव साहब को पुनः प्रधानमंत्री मानते हुए, आपने एडवाइजर जो भी सलाह दी, तो सर महाभारती चीख चीख के कह रही है कि जाटव साहब, आप अपने अमृत काल में 75 साल के आप लगभग हो रहे हैं सर, ये वर्ण व्यवस्था आरक्षण नहीं खत्म करा पाए, 1 साल में तो आप क्या कराएंगे? क्या सोचते हैं कि कुंभ जो 144 साल बाद आएगा तब ये पॉसिबल हो पाएगा? कब 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 दिखाई देती है वो तिथि सर आपको, और कैसे ये दूर होगी? आप तो अपने टाइम में नहीं करेंगे सर, मुझे तो ऐसा लगता है। आप अपने विचार बताएं सर। इसमें मैं, हाँ जी, बिल्कुल आप ही बताएंगे सर। देखिए, इन सब चीजों में हमारा विश्वास नहीं है, अगर सच पूछे तो, जी। कि जो ये आ रहे हैं। अब बताइए, कंट्रोल से बाहर हुई पड़ी है स्थिति है। पहले ही हमने देखा उसी के अंदर है, इसी कुंभ के मेले में ही है, इतने लोग वहां भगदड़ मच गई जाकर के, वहीं बहुत से लोग मर गए जाकर के ही थे। कल ही है दिल्ली स्टेशन पे है, वो काफी लोग उसके अंदर खत्म हो गए जाकर के ही है। कई जान पहचान वाले थे, इस भीड़ भड़क्के में गए जाकर के ही है। एक यहीं अब रो रहे थे कि भाई हमारे माँ बाप का ही पता नहीं चल रहा 2-3 दिन से, कहाँ है कहाँ नहीं है। ये स्थिति हुई पड़ी है उसी जगह पर ही है, इस कुंभ के मेले में ही है। और इससे एक्चुअली अगर देखा जाए कि भाई हम लोग पढ़ लिख गए हैं, इससे अल्टीमेटली हमें मिलेगा क्या? कुछ मिल सकता है हमको? कि केवल एक बहाना है कि मोक्ष मिलेगा जाकर के, हमारे पाप धुल जाएंगे जाकर के ही है।
तो हमको तो नहीं लगता कि कोई ऐसे पाप वगैरह को धुलते हों जाकर के ही। ये तो अपने मन की शुद्धि है जाकर के ही है कि हम ऐसे काम ना करें जाकर के जिससे कि इस तरह के काम करने पड़े, या इस तरह की चीजें हैं, ये एक भुलावा सा है। तो इसलिए जो इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं, इसकी जगह पर अगर आयोजन ही करना है तो आप उन सब चीजों का कीजिए। जैसे पहले ये रहा करता था कि मेले जो लगा करते थे, लोग दूर-दूर से आते थे, अपनी चीज़ों का प्रदर्शन करते थे और उसकी बिक्री किया करते थे, और इस तरह से उनकी आय बढ़ा करती थी जाकर के ही है। इन मेले के आयोजनों में इन लोगों ने इसको धर्म को घुसा दिया जाकर के, जिसकी वजह से आज ये स्थिति हुई पड़ी है। आज भी हम लोग जैसे पहाड़ में रहे हैं हम, तो हमने ये देखा है जाकर के कि कहीं-कहीं पे इस तरह के मेले लगते थे और उन मेलों में नई-नई चीज़ें देखने को मिलती थी और हम लोग खरीदते थे जाकर के ही। अब जैसे थुलमा वहां बनता था जाकर के ही, ये जो रजाई का बहुत बढ़िया काम करता था, बहुत से लोग तो जानते भी नहीं होंगे वो क्या होती है चीज, थुलमा है। तो इसलिए मेलों का जो आयोजन था एक्चुअली इन्हीं सब चीजों के लिए था, जो एक तरह की एग्जीबिशन का था काम है। तो वो तो इन सब चीजों में धर्म में उसको उसको जोड़ दिया गया जाकर के ही, तो जो उसकी वास्तविक चीज थी वो उससे खत्म हो गई। और इस तरह से अभी एक चीज और अभी इसमें देखी थी कि लोगों को 48-48 घंटे लग गए वहां पे हैं। अब उसका क्या यूज रहा आने का इसके अंदर है जो मेलों में आए हैं। सर, मैं पुनः आपको रोकना चाहूंगा। आप प्रधानमंत्री हैं हम्म। देश के। आप कौन से हम्म। कानून लगाएंगे, कौन सी व्यवस्था चालू करना चाहेंगे, कौन से नियम को तोड़ेंगे या जोड़ेंगे? नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। मुझे भी मौका दीजिए एक बार प्रधानमंत्री बनने का, और मैं अब आपको बिल्कुल आप बताऊं बनिए। कि एज हाँ प्रधानमंत्री हाँ। में क्या करना चाहूंगा सर। जी हाँ हाँ, बोलिए। सर, मुझे मुझे ये लगता है सबसे इम्पोर्टेंट व्यवस्था जो है वो एजुकेशन की है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूनिवर्सिटी बन रही है। हमारे मोदी जी ने 44,000 करोड़ अलोकेट किए हैं। वो आदमी जो साधारण तरह से शिक्षित हुआ, इतने आगे की सोच रखता है। मैं तो चाहूंगा कि सर आप लोग मेरी बात वहां तक पहुंचा दें सर। प्रधानमंत्री तो हम क्या बनेंगे कभी कर। मेरी सोच ये है कि ई ग्रेजुएट नाम की एक व्यवस्था होनी चाहिए। बेस्ट ऑफ बेस्ट लेक्चर्स और ट्यूटोरियल्स, प्रैक्टिकल्स हर बच्चे को घर घर में, गांव में, हर जगह उपलब्ध होने चाहिए। और जो टीचर्स और या प्रोफेसर हैं, जिन्होंने किताबें लिखी हैं या अच्छा प्रैक्टिकल बता सकते हैं, उनको रॉयल्टी यूनेस्को तो दे दे। साथ में हर देश का 1% बजट उसमें खर्च किया जाए। मोदी जी अगर इनिशिएटिव लें तो मेरे ख्याल से ये वन सब्जेक्ट, वन लेक्चर जो बेस्ट ऑफ बेस्ट होगा, हर एक के पास पहुंचेगा। हर एक का बुद्धि बल बढ़ेगा। जब बुद्धि बल बढ़ेगा तो वो देश के लिए भी सोचेगा और जाति बिरादरी के लिए वो सोचना बंद कर देगा। मेरी सोच तो ये है सर। दूसरा मेरा ये कहना है कि ये परसेप्शन वाला मामला जो है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी सोच ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसे ऐप बनने चाहिए कि हमने जाटव साहब का कैमरे से स्कैन किया फेस, और हमने कहा भैया ये तो 1000 में से 650 नंबर वाला है। अपना सेल्फी देखा तो हम 350 वाले। तो अब हम दंडवत प्रणाम ही करेंगे जाटव साहब को। हम जाटव साहब से ये थोड़ी कहेंगे भाई आप गलत कह रहे हैं। तो आज की तारीख में जो सबसे बड़ी जो व्यवस्था है, हर जगह प्रॉब्लम है कि हर आदमी विद्वान और देश दूसरे को बेवकूफ समझता है। तो मैं सोचता हूँ ये संभव है। और जब तक ये नहीं होगा ना, तो जब तक रेस्पेक्ट ऑफ मेरिट या रेस्पेक्ट किसी तरह की भी आपस में नहीं होगी। मेरी सोच तो ये है सर, पार्लियामेंट में भी जब नेता लोग स्पीच देते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से स्पीकर को रोका जाए कि नहीं मोदी जी, नहीं अमित शाह साहब, राहुल बाबा जी, ऐसा आप ना कहें, ये तथ्य ठीक नहीं है। समय ना बर्बाद करिए और कुछ प्रोडक्टिव चर्चा कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। इसी तरह से सर मेरी सोच आगे ये भी है, जैसे कि ई जस्ट टाइप का एक ऐप देश में जरूर बनना चाहिए, आर्टिफिशियल, जिसमें 80% तो रिजल्ट डाटाबेस से आए
और जज साहब तो 20% की पावर रखे हैं, यहाँ तो जज साहब बिल्कुल उल्टा कर देते हैं। और डिसीजन देने में, अब वो कोई कह रहा था कि साहब वो आपका जो प्रॉपर्टी का मामला फंसा हुआ है, वो तो 100 साल में कभी कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा। तो ये मूलभूत परिवर्तन आने चाहिए। इसी तरह मैं ई बजट की बात करता हूँ, इसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही बताए। जाटव साहब तो हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर पार्टी से या किसी दुष्भावना से भाई मनमोहन सिंह को ही अच्छा समझते हो और किसी को अच्छा ना समझते हो, मगर ये भ्रांति कि अच्छा कौन और कौन किस साल का बजट भाई मोदी जी ने या जो भी निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया वो अपनी जगह है, मगर क्या आइडियली बेस्ट होता, और आइडियली बेस्ट न होने की वजह से इस देश को कितना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नुकसान हो रहा है, या देश की ग्रोथ या जीडीपी में कितना नुकसान होगा। ये जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, जैसे जाटव साहब हैं, आप हैं, हमारे तमाम मित्र हैं, वो उसकी समीक्षा करें। बुढ़ापे में एक अमृतपान करने के बाद कुछ ऊपर जाने से पहले इस देश को स्वर्ग बनाने के लिए भी सोचा जाए ना सर। हम लोग ऊपर चले गए और देश वैसे ही का वैसा रहा, और जाठा साहब ने आरक्षण को खत्म 144 सालों में करने का ठेका ले लिया। तो ये तो मुझे किसी तरह से अच्छी तरह समझ में नहीं आता। इसी तरह से, क्योंकि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का आदमी हूँ, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि पुल और सड़कें बहती हैं। मैं सोचता हूँ कि टोटल ट्रांसपेरेंसी का ज़माना है। ये जो चोरी चकारी है ये बंद हो सकती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बंद हो सकती है। और वो चोरी चकारी क्या है ना, बिजनेस का मतलब आज की तारीख में डॉक्टर साहब आप समझते हैं कि हाँ। जो जितना बड़ा चोर वो उतना बड़ा लाभांशी। आप जाफर साहब बिजनेस करना चाहें तो जाफर साहब बिजनेस नहीं कर सकते, अंबानी या अडानी कर पाएंगे। और एक आईएम का पढ़ा हुआ ग्रेजुएट या आईआईटी का पढ़ा हुआ ग्रेजुएट आज तक ना अडानी बन पाया ना अंबानी हो पाया। तो जब ये टोटल ट्रांसपेरेंसी आएगी निर्माण क्षेत्रों में, और चोरी चकारी निश्चित रूप से रुक सकेगी। अब ताजमहल है, आज तक चल रहा है सर, और तमाम मंदिर वगैरह हैं उनका कोई बाल बाका नहीं होता है, और पुल जो हैं डेक ऑफ कार्ड की तरह बह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं शिथिलता है, मैनेजमेंट की कमी है। तो मैं सर अपनी बात को समाप्त करते हुए पहले डॉक्टर कनवाल साहब को 5 मिनट का समय देना चाहूँगा, फिर जाठर साहब से मैं चाहूँगा कि कुछ देश के बारे में कुछ ऐसा बताएं जो हम लोग अमृत काल में बता के देश को जाएं और फिर कुछ भी करें। ओवर टू कनवाल साहब। हाँ जी सिन्हा साहब, मैं आपसे थोड़ा सा डिफर करता हूँ। जी। पहली बात तो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो कंसेप्ट है, जी। इसको 99% ऑफ द पॉपुलेशन नहीं जानती है। तो ये तो अभी इन्फेंटाइल स्टेजेस में है, धीरे धीरे इसके एप्लीकेशंस बढ़ेंगे और पता नहीं कितने साल लग जाएंगे इसको प्रैक्टिकल यूज में लाने के लिए। हमारी जो बेसिक जो प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली हमारा जो देश है वो सनातनी देश है। तो जब सनातनी देश है तो हमें सिर्फ एक ही चीज को हमें एम्फसाइज करना पड़ेगा कि हम सब सनातनी हैं, हिंदू हैं। और हमारे जो ये जो कास्ट्स हैं ये सबको खत्म कर देना चाहिए। और उसके लिए क्या करना है? उसके लिए सिर्फ यही है कि जैसे इस समय चल रहा है कि हिंदुओं को बढ़ावा देना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि चाहे हम इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट से हम सिर्फ हिंदू हैं। और इसके लिए पहले तो सबसे पहले हमें अपना हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए, यूसीसी को लाना चाहिए। धीरे धीरे और भी तरीके अपनाने पड़ेंगे जिससे कि ये जो कास्ट डिस्टिंक्शन है ये खत्म होते चले जाए। तो ये कोई साल 2 साल या 10 साल में नहीं होगा, धीरे धीरे ही हो पाएगा। तो जब तक हम अपने सनातन धर्म को अपना टॉप प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है इसके बारे में।
अब आप दूसरे कंट्रीज में देख लीजिए, वहां पे कोई डाउन ट्रॉडन नहीं है, कोई ठीक है, कंट्रीज में है, कुछ ब्लैक्स हैं, कुछ वाइट्स हैं वहां पे, ये जो डिफरेंट सेक्ट्स हैं उनमें भी डिफरेंसेस होते हैं, पर हमारे यहाँ सबसे ज्यादा डिफरेंसेस हैं। तो इसीलिए मेरे हिसाब से कम यूसीसी को लाना पहले सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा, जब हम एक हिंदुइज्म, अब हिंदुइज्म को हमें प्रोपगेट करना पड़ेगा, और इसको प्रोपगेट करने के लिए मेरे पास में जो मेरा अपना सोल्यूशन है कि हमारे जितने भी मंदिर हैं, हिंदू मंदिर, उसमें कम से कम 3 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति पड़ी हुई है, जो कि अनफॉर्चुनेटली जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो उसको साइफन ऑफ करके माइनॉरिटीज में बांट रही हैं। तो सबसे पहले तो उस पैसे को कोई एक नया बिल लाना चाहिए जिसके लिए कि इंडिपेंडेंट कमिटीज बने, और इस पैसे का वो जुडिशियस यूज करें सिर्फ हिंदुओं के भलाई के लिए। उसमें डॉक्टर साहब गुरुकुल समय खुले। कम है। आप जाटव साहब को हाँ 2 मिनट दे दिए जाएं। जाटव साहब, आप कहाँ हाँ जी। किस बात से सहमत हैं, किस बात से असहमत हैं, और क्या करना चाहेंगे? अपनी संस्तुति करिए सब। देखिए, हाँ, ये अपने अपने विचार होते हैं सब बना, और हमारा जो विचार है इस मामले में, हम अपने देश को जो है इंडस्ट्रियलाइज होता हुआ देखना चाहते हैं। ये जो कुंभ में हादसे हुए, ट्रेन में हादसे हुए, आजकल ये ट्रैफिक मैनेजमेंट के बारे में इतना पढ़ाया जाता है। 50 करोड़ का टारगेट तो हम लोग रखते हैं। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन भी प्लान नहीं करता है इस चीज़ को कि भाई प्लेटफार्म तो नहीं बदले जाने चाहिए थे, कम से कम एक ट्रेन में एक तरह की बोगियां लगनी चाहिए थी। और ये जो बिना रिजर्वेशन के लोगों को घुसने नहीं देना चाहिए था। मगर ये तो योगी जी से भी गलती हुई कि आपने 50 करोड़ का टारगेट तो रख लिया, मगर ट्रैफिक कैसे कंट्रोल होगा इसके बारे में नहीं सोचा। इसके बारे में 2 मिनट में कुछ बताएं, छोटा सा अनुभव। मेरे हिसाब से जो टारगेट जो आप बात कर रहे हैं, जी। ये उनका अपना टारगेट है, रियलिस्टिक टारगेट था। पर ये जो टारगेट जो आपने जो बता रहे हैं, ये टारगेट कोई जनरल पॉपुलेशन तो नहीं ये समझती है इस बात को। उन्हें तो जो आस्था है वो बिल्कुल ब्लाइंड आस्था है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो 144 साल के बाद में ये महाकुंभ आया है, सब उसी के चक्कर में उन्होंने ये सबने सोचा कि ये इसमें हम डुबकी लगा लेंगे तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। तो अब लोगों ने तो नहीं प्लानिंग की है, उन्होंने सिर्फ एक एंटिसिपेट किया था कि जितने भी ये जो जितने भी ये स्पेशल स्नान थे उसके बाद में लोग जाएंगे। तो ये तो इसीलिए भीड़ बढ़ी है। सेकेंडली, अब जो रेलवे स्टेशन पे हुआ, मैं मानता हूँ कि बहुत अनफॉर्चुनेट था, अवॉइडेबल था, पर जो हमारे उस समय रियल टाइम सिचुएशन होती है, ट्रेन की जिस स्टेशन पर आपकी हजारों गाड़ियां हैं, है ना, 24 आवर्स में आती हैं, तो उसका मैनेजमेंट करना बहुत ही इम्पॉसिबल होता है। अब ये तो सब होता रहता है, पर मेन तो यही है कि हाँ, ये जो भगदड़ मची है, लोगों की भी तो काफी गलती है, मैं तो इस बात को मानता हूँ। तो ठीक लोग है। तो गलती करेंगे सर। हमारा तो कहना है कि कुछ प्लानिंग में गड़बड़ी हो गई कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक रेल में घुसने की कोशिश कर रहा है। और प्लेटफॉर्म बदलने वाली बात भी बहुत अच्छी नहीं है। और एक तरह की ट्रेन में एक से डिब्बे लगे हैं, वो भी एक व्यवस्था हो सकती है। हाँ, हम ह्यूमन नेचर को तो नहीं बदल सकते ना। किसी ने कोई एंटिसिपेट नहीं किया था, ये तो हमें बहुत बार हो चुका है। रोज होता है कि ठीक है, एक डिक्लेयर पहले तो अनाउंसमेंट हो जाता है कि फला फला ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म नंबर सो एंड सो पर आ रही है। उसके बाद में देखा कि वो थोड़ा सा डिलेड है, तो जी। दूसरी ट्रेन को वहां पे ले आते हैं और प्लेटफॉर्म चेंज कर देते हैं। ये तो हमेशा होता है, पर जिस तरह से लोगों ने भगदड़ मचाई है, और फिर एक और
नया एक एंगल और भी सामने आया है कि जिस समय ये हुआ था उससे पहले कुछ वहां पे अल्लाह अकबर के काफी नारे भी लगे थे। तो एक ये सेबोटाज की भी हम अनएक्सपेक्टेड है ये, जी इसको हम इस समय नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। खैर ये सब कुछ तो जो भी इंक्वायरीज आएंगी तो उसमें मालूम होगा। ये डॉक्टर साहब, ये पेड़ वाला जो एपिसोड हो गया उस पर क्या किया जाए? अब हो चुका है, तो अब इसका तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैंने इमीडिएटली चौधरी साहब को कहा कि टैकल दिस सिचुएशन, मगर वो मेरे ख्याल से उन्होंने, वैसे तो ही इज क्वाइट एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट भी हैं और काफ़ी कुछ नर्सरी वगैरह मेंटेन करते रहे हैं। नहीं, वो तो हॉर्टिकल्चरलिस्ट हैं वो तो। हम्म। तो अब एक्चुअली वैसे ये अफसोस बहुत जेन्युइन अफसोस प्रॉब्लम है। अफसोस यही हुआ कि घर की बात घर में रहती तो ज़्यादा अच्छा था। हाँ हाँ, जी। मगर इन्होंने एकदम शायद एस्केलेट कर दी पीएम पोर्टल पे और इधर उधर। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुई है जो भी हुआ है। ये टुआ ने जो है ना, मैं घर की बहुत ही घर गलत में काम किया। जैसे क्या है, अब हो जाती है गलती, अब जो भी ये है। तो वही वाली बात हो गई कि घर का है ना, घर जला के तमाशा देखो। ऐसे तो कभी अब इसी तरह से चलता रहा तो क्या होगा।